हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th के मैथ्स के लास्ट चैप्टर में आपका स्वागत है जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। आज के वीडियो में हम लोग प्रोबेबिलिटी का एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने अभी तक के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के ऊपर ऑलरेडी एक्सरसाइज वाइज सोल्यूशन वीडियो बना के रख दिया है एक प्लेलिस्ट के अंदर। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा। उस प्लेलिस्ट में आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट E and F are events such that probability of E equals to 0.6, probability of F equals to 0.3 and probability of E intersection F equals to 0.2. Find probability E/F एंड प्रोबेबिलिटी F/E। ठीक है, तो कैसे करना है इसका सोल्यूशन देखिएगा बहुत ध्यान से। बहुत ही इजी है, कुछ भी नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये वाला क्वेश्चन। मैं आपको बता दूं, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F निकालना है। ठीक है, इसका मतलब मैं अभी आपको कुछ देर में बताऊंगा जब उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि इसका जनरल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, लेकिन अभी ये देखिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। ठीक है, मतलब जो भी ये स्लैश के बाद रहेगा वही नीचे आएगा, ऊपर तो इंटरसेक्शन ही आएगा। ठीक, मतलब जैसे अगर आप E/F लिख रहे हैं तो ये F नीचे है, उस हिसाब से ये F नीचे आएगा और E और F के बीच का इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी ऊपर आएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लिखने आना चाहिए तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिएगा क्या करेंगे, हमें तो गिवन है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F 0.2 है, तो इसकी जगह 0.2 रख देंगे। ठीक, तो जगह 0.2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F गिवन है 0.3, तो हम लोग यहाँ पे 0.3 रख देंगे। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2/3 हमारा आंसर आ जाएगा। अब उसी प्रकार हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ F/E। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं E इस बार स्लैश के बगल में है तो E नीचे आएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ E नीचे आएगा, ऊपर तो हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F रहेगा। ठीक है, मतलब E और F के बीच में इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी हमेशा ऊपर रहेगा, नीचे क्या आएगा जो हमेशा बगल में दिया रहेगा। ठीक है, तो मुझे तो ये पता है ना कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F कितना है, वो है 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ E कितना है 0.6, इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, 1/3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये रही इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू यहाँ पे है, यहाँ पे है, रखा मैंने, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B। ठीक है, हमें A/B निकालना है तो बहुत ही आसान है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A/B कैसे लिखेंगे। पहले A और B का इंटरसेक्शन कर देंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, फिर डिवाइड किससे करेंगे, जो बगल में था, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ B से। ठीक, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B गिवन है 0.32 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है 0.5। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट कटेगा तो हमें मिलेगा 32/50। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2 6 जा और यहाँ पे 2 25 जा में, तो 16/25 आएगा। ठीक, मेरा काम है इस चीज को लिखवाना, इसके बाद सॉल्व करना आपका काम होना चाहिए। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है वो 0.8 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B 0.5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A 0.4 है। तो बहुत ही इजी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर B/A 0.4 है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B/A का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। ओके, मतलब ये चीज बगल में है तो नीचे आएगा और B और A का इंटरसेक्शन आएगा। तो अगर मैं कहूँ B इंटरसेक्शन A या फिर कहूँ A इंटरसेक्शन B, एक ही बात होता है, तो मैं इस B इंटरसेक्शन A को हटा के क्या लिख दूंगा, A इंटरसेक्शन B, क्योंकि दोनों एक ही बात होता है। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू क्या गिवन है, हमें इसकी वैल्यू गिवन है 0.4, तो उसकी जगह 0.4 रख देंगे, यहाँ 0.4 आएगा, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B हमें नहीं पता है, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A तो हमें पता है वो है 0.8। ठीक, नीचे क्या जाएगा 0.8
इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकल के आ जाएगा 0.32। तो पहले का आंसर आ गया है। अब हम पी ए स्लैश बी निकालेंगे, या कहें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि बी बगल में है तो नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोग निकाल चुके हैं 0.32, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है 0.5। ठीक है, तो नीचे यहाँ पे लगा देंगे 0.5, आगे 0 लिख देंगे, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 32/50 आएगा। और अभी हम लोगों ने इसको कुछ देर पहले सॉल्व किया था तो 16/25 आया था, है ना। अब हम लोगों को निकालना है थर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। तो आपने क्लास 11th में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों ने निकाला है 0.32। 8 और 5 को जोड़ेंगे तो 1.3 आएगा माइनस 0.32। अब इन दोनों को माइनस कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 0.98। ठीक है, जिसका भी आंसर ये नहीं आएगा समझ जाइए उसको माइनस ही करना नहीं आता है। ठीक है, फोर्थ देखिए क्या है, कह रहा है इवेलुएट पी ए यूनियन बी इफ 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 5/13। तो देखिएगा हमें क्या गिवन है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन गिवन है। कह रहा है 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये इक्वल है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के, ये इक्वल है 5/13 के। ठीक है, तो मैं अगर सिर्फ इतनी ही लाइन पकड़ूं तो हमें यहाँ से मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो 5/13 है। ठीक, तो क्योंकि आप देख सकते हैं अगर इस 2 को 13 में मल्टीप्लाई कर दें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मिल जाएगा, है ना, क्योंकि 2 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो 5/13 है। ठीक, यहाँ से 2 अगर नीचे चल जाएगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या जाएगा 5/26। ठीक है, हमें अभी भी इसकी मदद लेनी पड़ेगी, क्यों लेनी पड़ेगी अभी आपको कुछ देर में मालूम चल जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू गिवन है 2/5 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमें नहीं पता, डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें पता है 5/13। ठीक है, तो ये 5/13 इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/5 इंटू 5/13 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या जाएगी 2/13। क्यों हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाला है, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी की निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, क्या होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, क्योंकि हमें ये और ये मिल चुका था, बिना इसके निकाले हमें ये चीज नहीं मिलती, इसीलिए हम लोगों ने इंटरसेक्शन निकाला। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है 5/26, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें गिवन है 5/13, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हम लोगों ने निकाला है 2/13। अब ये नॉर्मल एडिशन सब्सट्रैक्शन है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 11/26। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपके भरोसे है। ठीक है, इतना तो कैलकुलेट करने आना ही चाहिए। अगर समझ जाइए ये कैलकुलेट करने नहीं आ रहा है तो प्रोबेबिलिटी तो हवा भी नहीं लगेगा जब वर्ड प्रॉब्लम आएंगे तो देखिए 5th क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 5/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 7/11। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। हम लोग जान रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी ये इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें ये तो पता है ना कि ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी क्या है 7/11 है, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी पता है 6/11 है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी पता है 5/11 है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, पहले 7/11 लिख ले रहे हैं और यहाँ पे 6 5 11 हो जाएगा तो 11/11 आ जाएगा माइनस पी इंटरसेक्शन पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इस चीज को इधर लेके आएंगे और इस चीज को उधर लेके जाएंगे। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 11/11 माइनस 7/11। 11/11 में से 7/11 घटाएंगे तो 4/11 आ जाएगा। तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मिल गया 4/11। अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब तक तो ये लिखना ही क्या होगा, इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी हम लोगों ने निकाला है, ए इंटरसेक्शन बी 4/11 आया था। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या आया था? 5/11। ठीक है, तो ये 11 से 11 कट जाएगा, हमें मिलेगा 4/5। ठीक, अब क्या होगा, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए निकालना है। तो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए आपने निकाला है। बी इंटरसेक्शन ए मतलब ए इंटरसेक्शन बी ही होता है, 4/11 आया था। ठीक है, यहाँ पर जाएगा 4/11 होल डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 6/11 है। 11 से 11 कैंसिल, 4/6, 2 2 जा 2 3 जा, आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो तीनों पार्ट का आंसर आ चुका है। 6th क्वेश्चन है, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स। एक कॉइन को 3 बार फेंका गया है। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। ठीक, तो हम लोग ये जानते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम लोग ये जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ मतलब क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक, और ई बाई एफ का मतलब होता है कि जब कोई इवेंट ई हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी हो, हमें अगर किसी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो जब एफ वाला इवेंट ऑलरेडी हो चुका हो, ठीक है, तब हमें ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी रहती है। ये क्या कहता है कि आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तब निकालिए जब एफ वाला इवेंट हो चुका हो। ठीक, तो कभी कभी हम लोग जस्ट कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं इस चीज को फाइंड करने के लिए, ना कि इस फॉर्मूले का। देखिए क्या करेंगे हम लोग, कह रहा है अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स वेयर ई इज हेड ऑन द थर्ड टॉस। 3 बार जब भी डाइस फेंकते हैं तो क्या क्या आता है। मैं अगर आपसे बोलूं कि सैंपल स्पेस बनाइए, 3 बार जब कॉइन को फेंका जाए, 3 बार कॉइन को फेंका जाएगा तो क्या क्या आएगा बताइए। 1-2 बार फेंकते हैं तो क्या क्या आता है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या फिर टेल टेल, ये तो मालूम ही होगा। 3 बार का पता करना हो तो यहाँ पे एच और यहाँ पे टी लिख दीजिए। इन दोनों से आएगा एच एच एच, इससे आएगा एच एच टी। ठीक, फिर आएगा एच टी एच, फिर आएगा एच टी टी, फिर आएगा टी एच एच, फिर आएगा टी एच टी, फिर आएगा टी टी एच, फिर आएगा टी टी टी। तो इस तरीके से आप बिना किसी कंफ्यूजन के सैंपल स्पेस बना पाएंगे और आपका कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। तो जब भी हम लोग 3 बार किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो यही आउटकम आता है। कह रहा है ई जो है वो तीसरी बार में आना चाहिए, हेड जो है वो तीसरी बार में आना चाहिए। तो मैं ई का अगर सैंपल स्पेस बनाऊं तो कब कब हेड तीसरी बार में आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, है ना। तो हम लोग लिखेंगे एच एच एच, एच टी एच, ठीक है, टी एच एच और टी टी एच। इन्हीं 4 केस में जो हेड है वो तीसरे टॉस में आ रहा है, देखिए, है ना, और कहीं भी तीसरे टॉस में नहीं आ रहा है। एफ क्या कह रहा है कि हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, दोनों शुरुआत के टॉसेस पे हेड आना चाहिए। ठीक है, तो हेड अगर दोनों शुरुआत के टॉसेस पे आ रहा है तो कहाँ कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे और कहीं नहीं आ रहा है। ठीक है, 2 ही जगह आ रहा है। तो एच एच एच, एच एच टी। ठीक है, तो एफ के अंदर 2 ही एलिमेंट आएंगे। ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ जाएगा, एच 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 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू क्या होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू क्या होगी, ई की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8, नीचे तो 8 आएगा ना क्योंकि टोटल 8 आउटकम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए टोटल 8 आउटकम्स हैं तो नीचे तो 8 आएगा, और ई के अंदर कितने हैं, 1 2 3 4, तो ऊपर क्या जाएगा 4। ठीक है, उसी तरह मैं अगर आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा, एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी,
तो क्योंकि आप नीचे तो 8 ही लिखेंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 8 है और एफ के अंदर 2 ही एलिमेंट है, तो हम लोग यहाँ पे ऊपर 2 लिख देंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, तो नीचे तो 8 ही आएगा, है ना, और ई इंटरसेक्शन एफ में क्या है, एक ही एलिमेंट है, तो ऊपर 1 आ जाएगा। क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ई बाई एफ निकालना है, इसकी और इसकी जरूरत चाहिए, ठीक है, तो आ जाएगा इक्वल्स टू ई इंटरसेक्शन एफ, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8 है और एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है 2/8 है। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, तो सैंपल स्पेस तो यही रहेगा, ई जो है और एफ जो है वही बदलेगा। ई कह रहा है कम से कम 2 हेड आने चाहिए, कम से कम 2 हेड, तो ई कब कब 2 हेड आएगा, कम से कम मतलब यहाँ पे है 2 हेड आ रहा है, यहाँ पे 2 हेड आ रहा है, यहाँ पे भी 2 हेड आ रहा है, यहाँ पे 2 हेड आ रहा है और कहीं 2 हेड नहीं आ रहा है। तो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा ई के लिए HHH, HST, HTH और THH, ठीक। फिर एफ के बारे में क्या बताया है, क्वेश्चन में एफ के बारे में बताया है कि एटमोस्ट 2 हेड, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, 3 हेड नहीं आने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 हेड। तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड में बताइए क्या क्या काउंट करेंगे हम लोग, बताइए ध्यान से। हम लोग काउंट करेंगे ज्यादा से ज्यादा 2 हेड, मतलब यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, इन सब में ज्यादा से ज्यादा 2 हेड है, ठीक है। इसमें कोई भी हेड नहीं है चलेगा, ये भी काउंट करेंगे क्योंकि तो बोला है एटमोस्ट 2 हेड, इसका मतलब 0 हेड भी हो सकता है, 1 हेड भी हो सकता है, 2 हेड भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सैंपल या कहें सेट बनाने आना चाहिए। तो हमारा एफ के अंदर आएगा HST, HTH, HTT, ठीक है, THH, THT, TTH, TTT, ओके। तो हमें ई इंटरसेक्शन एफ भी चाहिए होता है, तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा, देखिए दोनों में कौन से एलिमेंट्स कॉमन है, मुझे ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, यही 3 एलिमेंट कॉमन दिख रहे हैं दोनों सेट के अंदर, और कोई एलिमेंट कॉमन भी नहीं होगा। HHT, HTH, THH कॉमन ढूंढना तो आता है ना, ये नहीं करना है तो प्रोबेबिलिटी लगेगा कैसे आपसे, है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेंगे, तो नीचे तो 8 ही आएगा, ऊपर 3 आ जाएगा क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ में 3 ही एलिमेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या आ जाएगा, तो बहुत इजी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आ जाएगा 7/8, काउंट कर लीजिएगा, एफ में टोटल 7 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी आई थी 3/8 और एफ की आई थी प्रोबेबिलिटी 7/8, 8 से 8 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 3/7। अब थर्ड वाला सॉल्व करेंगे, तब तक इसे नोट कर लीजिए। थर्ड वाले में क्या बोल रहा है, एटमोस्ट 2 टेल, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल होने चाहिए, मतलब कम से कम 0 भी हो सकता है, कम से कम 1 भी हो सकता है और कम से कम 2 भी हो सकता है, 2 से अधिक नहीं होना है। तो ई के अंदर क्या क्या जाएगा, HHH, इसमें एक भी टेल नहीं है, HHT इसमें एक टेल है, HTH इसमें भी एक टेल है, HTT इसमें 2 टेल है, फिर THH इसमें एक टेल है, THT इसमें 2 टेल है और TTH इसमें 2 टेल है। TTT नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 3 टेल हो जाएंगे, क्वेश्चन में बोला है ज्यादा से ज्यादा 2 टेल। तो अब देखिए एफ के बारे में क्या बताया है, कह रहा है एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल तो होना ही चाहिए, ठीक है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, कम से कम 1 तो होना ही चाहिए। तो हम लोग कौन कौन सा लेंगे, HHT लेंगे, इसमें 1 टेल है, HTH लेंगे, इसमें भी 1 टेल है, HTT लेंगे, इसमें 2 टेल है, होना भी चाहिए, THH लेंगे, इसमें 1 टेल है, THT लेंगे, इसमें 2 टेल है, TTH लेंगे, इसमें 2 टेल है, TTT लेंगे, इसमें 3 टेल है। तो वो एटलीस्ट 1 टेल वाला क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। ई इंटरसेक्शन एफ निकालेंगे, मतलब दोनों में क्या क्या कॉमन है, तो ई इंटरसेक्शन एफ वाला सेट बना लिया जाए, ठीक है। इंटरसेक्शन करने आता ही होगा, ठीक है। कौन कौन से एलिमेंट कॉमन में, उनमें मैं टिक लगा दे रहा हूँ, देखिए ये कॉमन है ना, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये और ये, ठीक है, ये भी कॉमन है, टोटल 6 एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं, ओके। ये जाएगा HHT, HTH, HTT, THH, ठीक है, THT, TTH, ये सभी एलिमेंट कॉमन है। तो मैं कहूँ अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन है तो इसमें टोटल 6 एलिमेंट है ना, आप काउंट कर सकते हैं, इसके अंदर 6 एलिमेंट है, डिवाइड किससे करते हैं, 8 से, है ना। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ
एफ क्या हो जाएगा, उसमें टोटल 7 एलिमेंट्स हैं, काउंट कर लीजिएगा, नीचे आ जाएगा 8। ठीक है, काउंट कर लीजिएगा, टोटल 7 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मैं ये गोले मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है गोले की वजह से आपको काउंट करने में दिक्कत है, इसलिए मैं मिटा दे रहा हूँ। एफ के अंदर टोटल 7 एलिमेंट्स हैं, इसलिए ऊपर 7 नीचे 8। ठीक है, अब तो बस वैल्यू ही पुट करना है। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है, 6/8, और एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है, 7/8। 8 से 8 कैंसिल, आ जाएगा आंसर आपका 6/7। ठीक है, 6/7। तो 6th वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। 7th क्वेश्चन है, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। 2 कॉइन टॉस हो रहे हैं, तो क्या क्या सैंपल स्पेस आएगा, HH, HT, TH, फिर TT। ठीक, तो कह रहा है E और F हमें गिवन है। E क्या है, टेल अपीयर्स ऑन द वन कॉइन। एक कॉइन पे टेल आना चाहिए, तो E के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, HT, TH, TT। ठीक है, TT नहीं हो सकता है क्योंकि एक ही कॉइन पे टेल आना चाहिए। ठीक, F कह रहा है 1 कॉइन सो हेड, एक कॉइन पे हेड आना चाहिए। F के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, H, T, TH, एक ही कॉइन पे हेड है। ठीक, मैं कहूँ E इंटरसेक्शन F, तो दोनों ही सेट कॉमन है, तो HT और TH ही एलिमेंट होंगे इंटरसेक्शन F में। मैं पूछूं आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F, ये कह जाएगा 2/4। ठीक है, क्योंकि टोटल 4 ही आउटकम्स हैं, तो नीचे 4 आएगा। E इंटरसेक्शन F के अंदर 2 ही एलिमेंट हैं, तो ऊपर 2 आएगा। फिर मैं आपसे पूछूं F की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो वो तो होगी क्या, नीचे 4 ऊपर 2। ठीक है, क्योंकि F के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ E/F, इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ F। इंटरसेक्शन F की वैल्यू क्या आई थी, 2/4, और F की भी प्रोबेबिलिटी आई थी 2/4। 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सब कैंसिल हो गया, तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, सेकंड लगा जाए, क्या कह रहा है, E नो टेल अपीयर, टेल आना ही नहीं चाहिए, टेल आना ही नहीं चाहिए। तो मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा वीडियो रिवाइंड करके। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं प्रोबेबिलिटी के। क्वेश्चन में कह रहा है कि टेल नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब हेड आना चाहिए, और क्या, तो E के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा, वो है HH। ठीक, F के बारे में बता रहा है कि कोई हेड आना नहीं चाहिए, इसका मतलब टेल आना चाहिए दोनों पे। ठीक है, तो F के बारे में हम बोल सकते हैं TT। मैं बोलूँ E इंटरसेक्शन F, तो इसमें कुछ नहीं आएगा, कॉमन कुछ है ही नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 0/4 0 होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या हो जाएगा, F के अंदर एक ही एलिमेंट है, तो 1/4 हो जाएगा F की प्रोबेबिलिटी, 1/4। E इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी 0 आई है, नीचे 1/4, ऊपर 0 आ गया, तो आंसर 0 ही होगा। ठीक है, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ डाई इज थ्रोन 3 टाइम्स। 3 बार डाइस फेंका गया है। अब बताइए, 3 बार डाइस फेंकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप काउंट नहीं कर सकते हैं कि एक एक बार करके आप निकालें कि 3 बार फेंकेंगे तो क्या क्या आएगा। एक बार फेंकते हैं तो टोटल 6 आउटकम आते हैं, तो 3 बार फेंकेंगे तो 6 × 6 × 6 आउटकम आएंगे, दैट इज 216 आउटकम्स आएंगे। मैं ऐसा कह सकता हूँ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे 3 बार डाइस फेंकने पर, 216 होंगे। ठीक है, कह रहा है E के बारे में कि 4 अपीयर हो रहा है तीसरे टॉस में। ठीक है, तो मैं देखिए E के बारे में काउंटिंग कर सकता हूँ कितने ऐसे इवेंट होंगे जिसमें आखिरी में या कहें तीसरे बारे में 4 आएगा। देखिए ऐसे 3 खाने बना लीजिए। कह रहा है कि यहाँ पे तीसरे वाले टॉस में 4 आना चाहिए, तो मतलब डाइस पे तो या तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, तो 6 आता है। तो कह रहा है तीसरे वाले के लिए फिक्स है, यानी यहाँ पे एक ही आउटकम आ सकता है, तीसरे प्लेस पर एक ही आउटकम आ सकता है, वो है 4। ठीक है, यहाँ और यहाँ कुछ भी आए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मतलब इसके और इसके चॉइसेस क्या हैं, 6 और 6 हैं, मतलब यहाँ पे टोटल 6 के 6 नंबर आ जाए, यहाँ पे टोटल 6 के 6 नंबर आ जाए। इन 6 में से कोई सा भी नंबर यहाँ आ सकता है, यहाँ पे भी इन 6 में से कोई सा भी नंबर आ सकता है, यहाँ पे 4 ही आना चाहिए, तो मतलब यहाँ के लिए चॉइस सिर्फ 1 है, यहाँ के लिए टोटल 6 चॉइस है, यहाँ पे के लिए टोटल 6 चॉइस है। इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि E के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, तो हमें मालूम चल गया कि E के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, 36 एलिमेंट्स होंगे। प्रोबेबिलिटी E की फिर क्या आ जाएगी, 36/216, हालांकि वो निकालना नहीं है।
आपको क्या ये समझ में आया कि कैसे मैंने काउंट किया है कि ई के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे? क्वेश्चन में बोला है 4 अपीयर होना चाहिए तीसरे टॉस में, तो यही तीसरा टॉस होगा। कह रहा है तीसरा टॉस में 4 ही आना चाहिए, तो यहाँ के लिए तो एक ही चॉइस बचा ना, फिर यहाँ के लिए 6 चॉइसेस। ये तो बोला नहीं है कि सेकंड और थर्ड टॉस में क्या आना चाहिए। यहाँ पे के लिए 6 चॉइसेस और यहाँ के लिए भी 6 चॉइसेस। ठीक, फिर देखिए एफ के बारे में क्या कह रहा है। कह रहा है 6 और 5 आना चाहिए ऑन द फर्स्ट 2 टॉसेस। ठीक, मतलब अगर आप इस तरह से 3 टॉसेस कर रहे हैं तो पहले वाले पे 6 आना चाहिए, दूसरे वाले पे 5 आना चाहिए। मतलब इसके और इसके लिए तो चॉइसेस फिक्स हो गई ना, यहाँ पे तो बस एक ही चॉइस है और यहाँ पे भी एक ही चॉइस है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? कह रहा है पहले वाले पे 6 आना चाहिए, पहले पोजीशन पे फिक्स हो गया 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही चॉइस पॉसिबल है इन 6 में। यहाँ पे भी सिर्फ 5 ही आना चाहिए, मतलब इन 6 में चॉइसेस सिर्फ एक ही होगा। लेकिन तीसरे वाले के लिए कुछ भी हो सकता है, तीसरे वाले के लिए कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 6 लिखेंगे। ठीक है, मतलब तीसरे वाले टॉस के लिए या तीसरे वाले डाइस के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब यहाँ पे टोटल 6 चॉइसेस पॉसिबल है, तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा एफ के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे काउंटिंग लीजिएगा एन ऑफ ई और एन ऑफ एफ। मतलब इसका मतलब ये होता है कि ई के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, एफ के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ऐसे काउंट किया जाता है, क्योंकि आप टोटल 216 आउटकम तो बना नहीं सकते हैं, उस केस में आपको इसी तरह से काउंट करना पड़ता है। ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सिखाया गया होगा, आप लोग का वही पार्ट बहुत वीक होता है, मुझे मालूम है। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें ई बाई एफ निकालना है। हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। ठीक है, ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी को हमें फाइंड करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो हमें एफ की प्रोबेबिलिटी निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें एफ के बारे में पता है, एफ के अंदर टोटल 6 एलिमेंट है। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालने में हमें दिक्कत होगी, क्योंकि हमें ई इंटरसेक्शन एफ के बारे में नहीं पता। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब क्या होगा? ई का मतलब था 4 आना चाहिए तीसरे टॉस पे, एफ का मतलब था 6 और 5 आना चाहिए फर्स्ट 2 टॉस में। तो ई इंटरसेक्शन का मतलब ये होगा, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब ये होगा कि 6 आना चाहिए फर्स्ट टॉस में, फर्स्ट टॉस में 6 आना चाहिए, सेकेंड टॉस में 5 आना चाहिए, 5 किस में आना चाहिए? सेकेंड टॉस में, और थर्ड टॉस में 4 आ जाना चाहिए। क्या बताइए, ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब यही होगा, यही निकलेगा। ई और एफ का इंटरसेक्शन मतलब दोनों कंडीशन साथ में, ये कंडीशन और ये कंडीशन साथ में। तो ये कंडीशन बोल रहा था कि 6 और 5 फर्स्ट 2 टॉस में आना चाहिए, यानी 6 फर्स्ट में आना चाहिए, 5 सेकंड में आना चाहिए। ये कंडीशन बोल रहा था थर्ड वाले में 4 आना चाहिए, थर्ड वाले में 4 आना चाहिए। तो कितने ऐसे चॉइसेस होंगे कि पहले वाले में 6 आ जाए, दूसरे वाले में 5 आ जाए, तीसरे वाले में 4 आ जाए? तो इसको काउंट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे टोटल 3 प्लेसेस बना दें। पहले वाले प्लेस के लिए चॉइस फिक्स है, कह रहा 6 ही आना चाहिए, तो यहाँ पे 1 आएगा। सेकंड वाले प्लेस के लिए भी चॉइस फिक्स है, कह रहा 5 ही आना चाहिए, तो यानी सेकंड वाले के लिए भी एक ही चॉइस है। थर्ड वाले के लिए भी देखिए एक ही चॉइस है, वो है 4। थर्ड वाले के लिए एक ही चॉइस है 4, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर टोटल 1 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर टोटल 1 एलिमेंट्स होंगे। हमें क्या करना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकालना है। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा? टोटल 216 एलिमेंट्स हैं और ई इंटरसेक्शन एफ में एक ही एलिमेंट है, तो 1/216। ठीक है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ भी तो चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कैसे निकालेंगे? टोटल 216 एलिमेंट्स हैं और एफ में टोटल 6 एलिमेंट्स हैं, तो ई इंटरसेक्शन एफ बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा? 1/216 डिवाइडेड बाई 6/216। 216 से 216 कैंसिल, 1/6 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आंसर। कैसे मैंने निकाला है? एफ की प्रोबेबिलिटी मैंने निकाल ली, इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल ली, डिवाइड कर दी, आंसर आ गया। 9th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मदर फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। ठीक है, मदर फादर सन जो है वो लाइन अप होते हैं फैमिली पिक्चर के लिए।
3 पर्सन है यहाँ पे, मदर फादर सन। तो आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में पढ़ा होगा कि 3 लोगों को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। तो मैंने बता दूं, इसका फॉर्मूला होता है 3 फैक्टोरियल, है ना। आपने 11th में पढ़ा होगा 3 लोगों को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, 3 फैक्टोरियल तरीके से। 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। टोटल 6 तरीके पॉसिबल हैं 3 लोगों को अरेंज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे तीनों लोग लाइन में खड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे अरेंज हो रहे हैं, अरेंज मतलब मदर फादर सन अरेंज होंगे, तो कितने तरीके से अरेंज होंगे, 6 तरीकों से अरेंज होंगे। क्वेश्चन बोला है कि ई मतलब सन जो है किसी एक कोने पे होना चाहिए, ठीक है। सन जो है किसी एक कोने पे होना चाहिए। अब देखिए, मैं 3 लोगों के लिए मैं ऐसे ही डायरेक्ट लिख सकता हूं, क्या क्या होगा, मदर फादर सन, ठीक है, मदर सन फादर, ठीक है। एक तरीका हो सकता है फादर मदर सन, मदर फादर सन तो हो गया है, ठीक है। और क्या पॉसिबल हो सकता है, एफ एस एम पॉसिबल हो सकता है ना, एस एफ एम पॉसिबल हो सकता है, एस एम एफ पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने टोटल 6 तरीकों से फैमिली को अरेंज कर दिया है, मदर फादर सन, मदर सन फादर, फादर मदर सन, ठीक है। तो मुझे एक बात बताइए कि ई मतलब सन ऑन वन एंड, किसी एक कोने पे सन होना चाहिए। तो कब कब सन जो है किसी एक कोने पे है, यहाँ पे देखिए, है ना, यहाँ पे भी एक कोने पर है, यहाँ पे भी एक कोने पे है, यहाँ पे भी एक कोने पे है। तो ई के अंदर टोटल 4 एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। फादर मिडिल में होना चाहिए, तो एफ के लिए क्या क्या कंडीशन बन सकता है, फादर मिडिल में होना चाहिए। तो मिडिल में कब कब है फादर, आप देख सकते हैं यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो मतलब टोटल 2 ही प्लेस पे है, ठीक है, टोटल 2 ही प्लेस पे है, ऐसा मैं कह सकता हूं। लेकिन अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है, तो इसके लिए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की जरूरत पड़ती है, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो ई के अंदर क्या क्या कॉम्बिनेशन आएगा, ई के अंदर आएगा एम एफ एस, ठीक है, एफ एम एस, एस एफ एम और एक एस एम एफ, ठीक। मैंने कैसे लिखा है ये सब, एम एफ एस मतलब ये वाला, एफ एम एस मतलब ये वाला, एस एफ एम मतलब ये वाला, एस एम एफ मतलब ये वाला, ठीक है। और एफ के अंदर क्या क्या आएगा, एफ के अंदर आएगा एम एफ एस, क्योंकि फादर मिडिल में होना चाहिए, फिर आएगा एस एफ एम, ठीक। मैं बोल रहा हूँ ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो 2 ही एलिमेंट्स आएंगे, एफ एम एस और एस एफ एम, ठीक। एम एफ एस और एस एफ एम 2 ही एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि 2 ही एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। आप देख सकते हैं एम एफ एस और एस एफ एम, और कोई एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। तो मैं अगर पूछूं आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी, नीचे तो 6 आएगा क्योंकि टोटल 6 तरीके हैं, और ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर 2 है, तो ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 2/6 आ जाएगी। तो यहाँ पे लिखूंगा 2/6 डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या जाएगा, नीचे तो 6 रहेगा, और एफ के अंदर टोटल 2 एलिमेंट्स हैं, तो ऊपर 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक। तो 2/6 डिवाइडेड बाई 2/6, 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1। तो 10th क्वेश्चन है, अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 गिवन दैट द ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि आपका जो सम आए, मतलब जब आप 2 डाइस फेंकते हैं तो दोनों डाइस पे कुछ नंबर आते हैं, उन दोनों को जोड़ने पे अगर 9 से ज्यादा आ रहा है, ठीक है, तो आपकी उसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कंडीशन क्या है कि ब्लैक डाइस पे 5 ही आना चाहिए। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि जब भी 2 डाइस को फेंका जाता है तो आ क्या कह सकता है। तो जब भी हम लोग 2 डाइस को फेंकते हैं तो 1, 1, 1, 2, 1, 3 ऐसे ही कई सारे आउटकम्स आ सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को पहले इस क्वेश्चन में 2 इवेंट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मुझे प्रोबेबिलिटी एक्चुअली ई की निकालनी है। मैं ई को कंसिडर कर रहा हूं ऑब्टेनिंग अ सम
ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9, ठीक है। और मैं एफ बना रहा हूं, एफ मतलब ब्लैक डाइस रिजल्टेड इन अ 5, ठीक है। तो पहले मैं देखूंगा ई के अंदर क्या क्या आ जाएगा, मतलब ई के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो मैंने ई क्या बनाया है कि जो सम है वो 9 से ज्यादा आना चाहिए, ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। तो कब कब 9 से ज्यादा आएगा, 9 से ज्यादा कब कब आएगा, देखिए ध्यान से, 5 5 के केस में, 6 4 के केस में, 4 6 के केस में, 5 6 6 5 6 6, 9 से ज्यादा, 9 के इक्वल नहीं। तो हमारा आंसर होगा 4 6 5 5 6 4 और 5 6 6 5 और 6 6, ठीक है। तो ये टोटल 6 आउटकम्स होंगे जिसमें सम जो है वो 9 से ज्यादा आएगा। आप देख सकते हैं 6 4 10 होता है, 9 से ज्यादा है, 5 5 10 होता है, 9 से ज्यादा है, 6 6 12 होता है, 9 से ज्यादा है। तो बेसिकली मैंने ये सारे एलिमेंट्स उठा लिए हैं ई के अंदर। एफ क्या कह रहा है कि ब्लैक डाइस पे 5 आना चाहिए। ब्लैक डाइस मतलब पहला वाला, क्योंकि ब्लैक एंड रेड डाइस फेंका जा रहा है, तो पहले वाले पे 5 आना चाहिए। तो कब कब पहले वाले पे 5 आ रहा है, आप देख सकते हैं इन सारे में पहले पे 5 आ रहा है ना। सब पे देखिए फर्स्ट पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, फर्स्ट मतलब ब्लैक वाला, ठीक। तो ऐसा मैं कह सकता हूं एफ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 5 1 आएगा, 5 2 आएगा, ठीक है, 5 3 आएगा, 5 4 आएगा, 5 5 आएगा और 5 6 आएगा। यही सारे एलिमेंट्स आएंगे, है ना। तो अब मैं इस चीज को मिटा दे रहा हूं, काम बन गया हम लोगों का। अब हम लोग क्या करते हैं, हमें निकालना है एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज हैपेंड, ये निकालना है, क्योंकि एफ वाला हो चुका है। क्योंकि क्या बोल दिया क्वेश्चन में, ब्लैक डाई पे 5 आया है, ठीक है, ब्लैक डाइस पे क्या है 5 आया, यानी एफ वाला इवेंट हो चुका है, ठीक है। निकालना आपको ई का प्रोबेबिलिटी है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या था, इसके फॉर्मूला था पी ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक। तो हमें पहले एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी और उससे पहले ई इंटरसेक्शन एफ भी तो निकालना पड़ेगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ कराएंगे तो हमें बताइए कॉमन एलिमेंट्स क्या क्या मिलेंगे। मैं यहाँ पे टिक लगा दे रहा हूँ, जो जो एलिमेंट्स कॉमन है, ये कॉमन है, आप देख सकते हैं, है ना, देखिए, और ये भी कॉमन है, 2 ही एलिमेंट कॉमन है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 5 5 इंटरसेक्शन वाले में और 5 6, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, टोटल 36 एलिमेंट होते हैं, ठीक है, टोटल 36 आउटकम होते हैं, और ई इंटरसेक्शन एफ में 2 ही एलिमेंट है, तो 2/36, ठीक। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ चाहिए, तो टोटल 36 होते हैं और एफ के अंदर टोटल 6 एलिमेंट्स है, तो ऊपर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू क्या आई है, 2/36, और एफ की प्रोबेबिलिटी क्या आई है, 6/36। 36 से 36 कैंसिल आएगा आपका 2/6, इसे हम लोग 1/3 भी कह सकते हैं, यही हमारा आंसर है। अब हम लोग सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। इसमें हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ ऑब्टेनिंग द सम 8। सम 8 ही आना चाहिए, इस बार ग्रेटर वर्ड यूज किया है, सम जो है वो 8 ही आना चाहिए। और क्वेश्चन में बोल दिया है कि रेड डाइस पर ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि 4 से छोटा हो, नंबर लेस देन 4। तो आपको फिर से ई और एफ बनाना पड़ेगा, तभी आपका आंसर आ पाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे ई बनाएंगे। ई मतलब जो जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑब्टेनिंग द सम 8, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ऑब्टेनिंग द सम 8। और एफ क्या बनाएंगे, मतलब जो इवेंट हो चुका हो, एफ मतलब ऐसा इवेंट जो हो चुका हो, और वो हो क्या चुका है, देखिए बोला है गिवन दैट द रेड डाइस रिजल्टेड इन अ नंबर लेस देन 4, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे रेड डाइस रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4, ठीक है, 4 से कम आना चाहिए रेड डाइस के ऊपर। तो हम पहले यहाँ पे ई बना लेंगे, ई वाला इवेंट मतलब जिसमें सम जो है वो 8 है। कब कब 8 आ सकता है, देखिए 6 2 5 3 4 4 5 3 और 2 6, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये पैटर्न में आते हैं, देखिए ये सारे के सारे जो है वो 8 देखे जाएंगे एज अ सम,
ठीक है, तो हमारा इसमें क्या क्या आएगा, 2 6 आएगा, 3 5 आएगा, ठीक है, 4 4 आएगा और 5 3 आएगा, 6 2 आएगा। यही एलिमेंट्स होंगे, इनके अलावा तो कोई और होंगे नहीं। एफ के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, बोला क्या है कि रेड डाइस पे 4 से कम आना चाहिए, रेड डाइस पे 4 से कम। तो रेड डाइस मतलब सेकंड वाले पोजीशन वाले जो नंबर है वो 4 से छोटे आना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 3 नंबर 4 से छोटे हैं, ये और ये। इन्हीं केसेस में ही जो सेकंड वाले पे नंबर है वो 4 से कम है। देखिए ये जो सेकंड वाले नंबर है वही रेड डाइस की वैल्यू बता रहे हैं। ठीक है, इन्हीं केसेस में ही जो नंबर्स हैं वो 4 से कम है। ठीक है, ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा और ये भी इंक्लूड होगा, ये सारे में 4 से कम है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगा वो सारे एलिमेंट्स जो कि हैं 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, ठीक है, 2 4, सॉरी 2 4 नहीं आएगा, 2 4 नहीं आएगा, 3 1 3 2 3 3 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 6 1 6 2 6 3, ये सारे एलिमेंट्स आएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेंगे। ई इंटरसेक्शन एफ आप निकाल लीजिएगा, आपके पास एलिमेंट्स क्या क्या मिलेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं हमें मिलेगा 5 3 और 6 2, ठीक है, यही कॉमन मिलेंगे क्योंकि इन्हीं में ही जो सेकंड वाला है वो 4 से छोटा है। तो ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर दो ही एलिमेंट मिलेंगे, वो होगा 5 3 6 2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, टोटल दो एलिमेंट्स हैं और डिवाइड बाय 36, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, कितने एलिमेंट्स हैं, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 एलिमेंट्स हैं। तो 18 ऊपर 36 नीचे। और अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 2/36 आई है, एफ की प्रोबेबिलिटी 18/36 आई है। 36 से 36 कैंसिल, 2/18 बचा, इसका आंसर हो जाएगा 1/9। ठीक है, तो दोनों पार्ट सॉल्व हो गए। अब हम लोग 11th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है, fair dice is rolled, considered event this, find p e by f and f by e। तो बहुत इजी है, तो पहला वाला जो पार्ट है तो बहुत इजी है। कह रहा प्रोबेबिलिटी ऑफ e बाई एफ निकालिए। e बाई एफ का फॉर्मूला क्या होता है, e इंटरसेक्शन f करना डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ f। ठीक, तो e इंटरसेक्शन f करना पड़ेगा, e की वैल्यू क्या है 1 3 5, ठीक, f की वैल्यू क्या है 2 3। तो ऐसा मैं कह सकता हूं E इंटरसेक्शन F इसके अंदर आएगा सिर्फ और सिर्फ 3, एक ही एलिमेंट तो कॉमन है। ठीक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा, जब एक डाइस फेंकते हैं तो टोटल आउटकम 6 आता है और E इंटरसेक्शन F के अंदर एक ही एलिमेंट है। ठीक है, F की प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी, नीचे 6 रहेगा और F के अंदर दो एलिमेंट है। ये तो बहुत ईजी है, 1/6 डिवाइडेड बाई 2/6। ठीक है, 6 से 6 कैंसिल, 1/2 इज आवर आंसर। इसी में हमें ये भी तो निकालना है एफ बाई ई। एफ बाई ई कौन मारे टफ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बाई ई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। एफ इंटरसेक्शन ई मतलब, एफ इंटरसेक्शन ई मतलब क्या, ई इंटरसेक्शन एफ एक ही बात होता है ना। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो हम लोगों ने ऑलरेडी निकाली हुई है, वो आया था क्या, वो आया था 1/6। ठीक, डिवाइडेड बाई ई की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी पड़ेगी। ई की प्रोबेबिलिटी क्या जाएगी, नीचे 6 ऊपर 3। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 3/6, 6 से 6 कैंसिल, 1/3 आज आंसर। नोट कर लीजिए। अब हम लोग सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे। अब सेकेंड वाले में हमें ई बाई जी और जी बाई निकालना है, तो हमें जी के बारे में तो पता ही होना चाहिए। जी हमें दिया था क्या, 2 3 4 5, 2 3 4 5। तो हमें अगर सेकेंड वाले पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई निकालना है, सॉरी ई बाई जी ना,
प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई जी निकालना है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन जी कर लेते हैं। ई इंटरसेक्शन जी के अंदर कितने एलिमेंट्स आ जाएंगे, आप देख सकते हैं 3 कॉमन है, 5 कॉमन है दोनों के बीच में। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन जी के बीच में 3 और 5 एलिमेंट्स आएंगे। ई इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/6, क्योंकि ई इंटरसेक्शन जी के अंदर 2 ही एलिमेंट है। ई की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 3/6। बस कुछ करना ही नहीं है, जी की भी प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए। जी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4 एलिमेंट्स हैं टोटल, 4/6। ठीक है, तो ई इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी 2/6, जी की प्रोबेबिलिटी 4/6, 6 से 6 कैंसिल, 2/4, इसका मतलब 1/2। सेकेंड वाला निकाल लेंगे जो कि है प्रोबेबिलिटी ऑफ जी बाई, इसका फॉर्मूला क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ जी इंटरसेक्शन ई डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक, तो जी इंटरसेक्शन ई क्या आ जाएगा, जी इंटरसेक्शन ई आ जाएगा आपका, इसकी प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने निकाली हुई है जो कि आई थी 2/6, है ना। अरे भाई जी इंटरसेक्शन ई मतलब ई इंटरसेक्शन जी होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 है, डिवाइडेड बाई ई की प्रोबेबिलिटी भी निकाली है जो कि आया था 3/6। ठीक है, तो यहाँ पे 3/6 कर देंगे, 6 से 6 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 2/3। ठीक है, अब थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, इसे नोट कर लीजिए फटाफट वीडियो को पॉज करके। अब देखिए थर्ड वाले में हमें ई यूनियन एफ डिवाइड बाई जी निकालना है। हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ई यूनियन एफ डिवाइड बाई जी। तो हम लोग क्योंकि ई यूनियन जी को कुछ मान लेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मैं ई यूनियन जी निकालूंगा और इसको कुछ सपोज कर लेते हैं ए मान लूंगा। तो एक्चुअली यहाँ पे हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई जी, क्योंकि मैंने क्या किया है, ई यूनियन एफ को जी सॉरी ए मान लिया है। ठीक है, तो ई यूनियन जी मतलब सॉरी ई यूनियन एफ करना है ना, ई यूनियन एफ करना है हमें, ई यूनियन जी नहीं। यूनियन एफ को ही तो मैंने ए माना है, यूनियन एफ को मैंने क्या माना है, ए माना है। ठीक है, ई और एफ का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा बताइए, आएगा हमारा 1 2 3 5। ठीक है, और फिर ए, अब हमें ए और एफ का जी का इंटरसेक्शन भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो यहाँ से जी की प्रोबेबिलिटी तो निकाली जा सकती है, टोटल जी के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं तो 4/6 हो जाएगा। अब ए इंटरसेक्शन जी निकालना है, तो ए इंटरसेक्शन जी निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 3 5। नहीं, इस जी और इस ए में क्या कॉमन है वही मैंने लिखा है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, ए इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी 3/6 होगी। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, 3/6 डिवाइडेड बाई 4/6, 6 से 6 कैंसिल, 3/4 इज आंसर। नोट करिए वीडियो को पॉज करके, क्योंकि अब ये भी तो निकालना है। अब हमें पी ई इंटरसेक्शन एफ स्लैश जी निकालना है। हमें पी ई इंटरसेक्शन एफ स्लैश जी निकालना है। तो ई इंटरसेक्शन एफ को कुछ सपोज कर लेंगे हम लोग, मैं ए सपोज कर ले रहा हूँ, तो ए बाई जी निकालना पड़ेगा। ए हमारा क्या है, ए हमारा ई इंटरसेक्शन एफ के इक्वल है, तो ई और एफ का इंटरसेक्शन कराएंगे तो क्या आएगा, इसका इंटरसेक्शन कराएंगे तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, वो होगा 3। ठीक, तो अगर पी ए स्लैश जी का फॉर्मूला बनाए तो ये जाएगा पी ए इंटरसेक्शन जी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ जी। तो जी की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी यहाँ से, 4/6, अभी तो मैंने बताया था। और ए इंटरसेक्शन जी भी तो हमें निकालना पड़ेगा, तो ए की वैल्यू तो ये है और जी की वैल्यू ये है, इन दोनों में एक ही एलिमेंट कॉमन है वो है 3, तो ए इंटरसेक्शन जी करने पे भी 3 ही आएगा। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन जी क्या आ जाएगा, 1/6, क्योंकि ए इंटरसेक्शन जी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक, तो बस ए इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी 1/6, जी की प्रोबेबिलिटी 4/6, 6 से 6 कैंसिल, 1/4 इज आंसर। 12th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एज्यूम दैट ईच बोर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल। मतलब जो भी बच्चा जन्म लेगा उसके लड़के और लड़की होने के चांसेस इक्वल हैं। ठीक, इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चे हैं उस फैमिली में, तो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट द यंगेस्ट इज अ गर्ल। मुझे बात बताइए, पहले वो हम लोग सवाल लगा लेंगे, अगर 2 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो हो सकता है दोनों बॉय हो, एक बॉय एक गर्ल हो, या पहले गर्ल फिर बॉय हो, फिर गर्ल और गर्ल हो, मतलब 2 लड़कियां हो। यही सैंपल स्पेस है हमारा, यही टोटल 4 सैंपल स्पेस बनेंगे। ये हमारा क्या है, सैंपल स्पेस है एस।
बोल रहा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालिए कि दोनों लड़कियां होनी चाहिए, ठीक है, यानी हमें ई मिल गया, ई मतलब बोथ गर्ल्स, और इसका एक ही एलिमेंट आएगा इसके अंदर जी कॉमा जी, क्योंकि जी और जी ही मतलब हो गया बोथ गर्ल्स, ठीक है। फिर बोला है कि कंडीशन क्या है, गिवन क्या है हमें कि यंगेस्ट इज अ गर्ल, सबसे छोटी जो है वो लड़की होनी चाहिए, तो एफ मतलब हम लोग ले देंगे यंगेस्ट इज गर्ल, यंगेस्ट इज गर्ल। अब बताइए यंगेस्ट मतलब कौन ज्यादा यंगेस्ट होता है, जो बाद में जन्म लेता है ना, जो बाद में जन्म लेता है, तो इस केस में लड़की बाद में जन्म ली है तो यंगेस्ट होगी, और इस केस में भी लड़की बाद में जन्म ली है तो इसलिए यंगेस्ट होगी। तो एफ के अंदर दो एलिमेंट्स आएंगे, एक आएगा बी जी और एक आएगा जी जी, ठीक। क्या बोला था, यंगेस्ट इज अ गर्ल, मतलब इस केस में यंगेस्ट है गर्ल और इस केस में भी गर्ल जो है यंगेस्ट है, तो एफ के अंदर दो एलिमेंट्स आएंगे। हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ई स्लैश एफ की, इसका मतलब हमें ई और एफ का इंटरसेक्शन कराना पड़ेगा और ई से डिवाइड सॉरी एफ से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर एक ही एलिमेंट आएगा, वो होगा जी कॉमा जी। ऑब्वियस सी बात है इन दोनों सेट में अगर आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो एक ही एलिमेंट आएगा, ठीक है। तो मैं अगर पी इंटरसेक्शन एफ का प्रोबेबिलिटी निकालूं तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है, क्योंकि सैंपल स्पेस में 4 एलिमेंट्स हैं तो नीचे 4 आएगा, ई इंटरसेक्शन एफ में एक ही एलिमेंट है तो ऊपर 1 आएगा। एफ की भी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, एफ की प्रोबेबिलिटी 2/4 हो जाएगी, क्योंकि एफ के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं और सैंपल स्पेस के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। तो ई इंटरसेक्शन एफ में रख देंगे 1/4 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ में रख देंगे 2/4, 4 से 4 कैंसिल, 1/2 इज आवर आंसर, ठीक। अब देखिए सेकंड वाला क्या बोला है, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, कम से कम एक तो लड़की होनी ही चाहिए। तो इसको पॉज करके लिख लीजिए, क्योंकि अब हमें एफ बदलना पड़ेगा, क्योंकि अब जो कंडीशन है वो बदल जाएगी, ठीक। तो सेकंड वाले में बोला है एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एफ क्या बनाएंगे, एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, कम से कम एक लड़की तो होनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा दो हो सकती हैं। इस केस में 3 आएंगे, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय और गर्ल गर्ल, इन तीनों में ही कम से कम एक लड़कियां हैं ही। तो ई इंटरसेक्शन एफ भी तो निकालना पड़ेगा, और इसमें ऑब्वियस बात है सिर्फ जी जी आएगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा 3/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर एक एलिमेंट है इसलिए 1/4, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं इसलिए 3/4, और आपको निकालना क्या है ई बाई एफ, ठीक है। ये क्या जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/4, एफ की प्रोबेबिलिटी 3/4 आई है, 4 से 4 कैंसिल, 1/3 इज आवर आंसर। अब बहुत ध्यान से 13th वाला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है एन इंस्ट्रक्टर हैज अ क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग ऑफ 300 इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 400 डिफिकल्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख लिया है। क्वेश्चन में बोला था इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कितने हैं 300, तो मैंने लिख लिया इजी ट्रू फॉल्स क्वेश्चन 300 है। क्वेश्चन में बोला था डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कितने हैं 200 है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है बात। फिर बोला था क्वेश्चन में कि इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कितने हैं 500 है, तो इजी एमसीक्यू 500 है। और फिर क्वेश्चन में बोला था कि डिफिकल्ट एमसीक्यू कितने हैं 400 है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया डिफिकल्ट एमसीक्यू कितने हैं 400 है। तो हमें फाइंड करना है कि कोई क्वेश्चन सिलेक्ट किया गया है रैंडमली फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन गिवन दैट इट इज एमसीक्यू। तो यहाँ पे दो इवेंट तो क्लियरली बन रहे हैं ना। इसको पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज की, इजी क्वेश्चन की। इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गिवन क्या है, गिवन क्या है कि क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू है। तो मैंने बताया था आपको दो इवेंट बनाने होते हैं, एक होता है ई और एक होता है एफ। एफ मतलब गिवन वाला जो दिया हुआ है, ई मतलब जिसका आपको निकालना है। तो निकालना हमें इजी क्वेश्चन का है, तो ई को हम बना लेंगे इजी क्वेश्चन, ई फॉर इजी क्वेश्चंस, ठीक। और एफ फॉर एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि हमें गिवन क्या है एमसीक्यू क्वेश्चंस और निकालना किसका है प्रोबेबिलिटी इजी क्वेश्चंस का।
तो ई फॉर इजी क्वेश्चन, एफ फॉर एमसीक्यू क्वेश्चंस। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए बहुत ध्यान से, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ का, मतलब ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब एफ वाला इवेंट हो चुका हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। तो इजी क्वेश्चंस कितने हैं आप मुझे बता सकते हैं? यहाँ पे एक इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे एक इजी क्वेश्चन है, टोटल 800 इजी क्वेश्चंस है, टोटल 800 इजी क्वेश्चंस है। और टोटल एमसीक्यू क्वेश्चंस कितने हैं? 900 है, चाहे वो इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, है ना। एफ मतलब खाली एमसीक्यू, तो एमसीक्यू तो दो है ना, इजी और डिफिकल्ट, यानी 900 होगा एफ का काउंटिंग, यहाँ पे 900 होगा। हमें लेकिन पहले ई इंटरसेक्शन एफ के बारे में पता करना होगा। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब क्या? ई मतलब इजी क्वेश्चन, एफ मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन। तो इंटरसेक्शन मतलब क्या होगा कि इजी एमसीक्यू क्वेश्चंस। ई इंटरसेक्शन एफ मतलब क्या होगा? इजी एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो इसकी काउंटिंग कितनी होगी? 500, क्योंकि हमें पता है इजी क्वेश्चंस कितने हैं? 500 है। ठीक है, तो मुझे बताइए पहले टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? तो बहुत इजी है, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं? 300, 200, 500, 1000 और 400, मतलब 1400 क्वेश्चंस हैं टोटल। ठीक, तो मैं अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बोलूं तो नीचे तो 1400 आएगा और ऊपर क्या जाएगा? 500। और मैं अगर आपसे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पूछूं तो एफ में टोटल 900 एलिमेंट्स हैं, ऊपर 900 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1400। ठीक, तो यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ की जगह लिख देंगे 500 डिवाइडेड बाय 1400, होल डिवाइड बाय एफ की जगह क्या लिख देंगे? 900 डिवाइडेड बाय 1400। 14 से 1400 कैंसिल, बचेगा 500 बाय 900, 0 से 0 कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा 5/9। ठीक है, 14th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन अ थ्रोइंग ऑफ टू डाइस आर डिफरेंट। मतलब जब आप दो डाइस को फेंक रहे हैं तो दोनों नंबर अलग अलग आ रहे हैं, ऐसा आपको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से एफ तो डायरेक्ट बनाया जा सकता है ना, एफ मतलब गेटिंग टू डिफरेंट नंबर्स, गेटिंग टू डिफरेंट नंबर्स। एफ मतलब होता है जो इवेंट दिया हुआ हो, तो ये हमें गिवन है कि दोनों डाइसेस पे अलग अलग डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, ये हमें गिवन है। क्वेश्चन बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज 4। ठीक, तो कह रहा है ई मतलब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है कि सम जो है वो 4 आए। ठीक है, तो हम अब लिखेंगे ई मतलब सम जो है वो 4 आए। ठीक, कब कब सम जो है वो 4 आता है बताइए? 1,3 पे 4 आ सकता है, 3,1 पे 4 आ सकता है, और एक 2,2 पे 4 आ सकता है, और कहीं तो 4 नहीं आएगा ना, और कहीं तो 4 नहीं आएगा। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि एफ मतलब दोनों नंबर डिफरेंट आने चाहिए, तो यहाँ पे मैं अलग से एफ बना लूंगा। कब कब दोनों नंबर अलग आ सकते हैं? 1,1 ये नहीं आएगा क्योंकि दोनों पे सेम है, तो आएगा 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6, 2,1, 2,3, 2,2 नहीं आएगा, 2,4, 2,5, 2,6। ठीक, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,3 नहीं आएगा, देखिए गलत मैंने लिख दिया है। ठीक है, हो जाता है गलती सबसे। 3,4 आएगा, 3,5 आएगा, 3,6 आएगा। इसी तरह 4,1, 4,2, 4,3, 4,5 आएगा, 4,6 आएगा। ठीक, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,6 आएगा, 5,5 नहीं आएगा। उसी तरह 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 तक आएगा। ठीक है, अब हमें क्योंकि ई बाई एफ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। मेरी बात बताइए, ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? मैं तो देख के बता सकता हूँ, टोटल एलिमेंट्स आएंगे 2, वो होगा 1,3 और 3,1। ठीक है, आप देख सकते हैं इस सेट में और इस सेट में 2 ही एलिमेंट कॉमन होंगे, और ये, क्योंकि ये तो नहीं आएगा ना, क्योंकि इसमें सेम आ रहा है।
ठीक, तो यही दोनों एलिमेंट्स कॉमन होंगे। तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी आप मुझे बता सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये जाएगा 2/36, नीचे 36 आएगा और ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टोटल 30 एलिमेंट है एफ के अंदर, सॉरी 36 एलिमेंट तो टोटल होते हैं, तो नीचे तो 36 आएगा, ऊपर 30 आ जाएगा। ठीक, तो यह जाएगा 2/36 डिवाइडेड बाई 30/36, 36 से 36 कैंसिल, 2/30 दैट इज 1/15 इज आवर आंसर। 15th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई, इफ अ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स अप, थ्रो द डाइस अगेन, इफ एनी अदर नंबर कम्स, टॉस अ कॉइन। मतलब क्वेश्चन में कह रहा है कि पहले एक डाइस फेंकिए, डाइस फेंकते हैं तो क्या क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। ठीक, तो कह रहा है कि अगर 3 का कोई मल्टीपल आया तो वापस डाइस को फेंकना है। 3 का कोई मल्टीपल मतलब 3 या फिर 6, तो जब 3 या 6 आएगा उस केस में आपको डाइस वापस फेंकना है। तो वापस जब फेंकेंगे तो फिर 1 आ सकता है, फिर 2 आ सकता है, फिर 3 आ सकता है, फिर 4 आ सकता है, फिर 5 आ सकता है, फिर 6 आ सकता है। उसी तरह जब 6 आएगा तो फिर उस केस में हमें डाइस वापस फेंक देना है। तो इस केस में भी या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। लेकिन कोई और नंबर आएगा जैसे 1, 2 और 4, 5, इस केस में हमें कॉइन टॉस करना है। तो इस केस में 2 इवेंट, हेड या टेल। 2 आएगा तो फिर कॉइन टॉस करना है, फिर 2 इवेंट, हेड और टेल। फिर 4 आएगा तो फिर 2 कॉइन टॉस करना है, हेड और टेल, फिर हेड और टेल। 5 जब आएगा तो आप देख सकते हैं सैंपल स्पेस कितना बड़ा बनेगा। इसको सैंपल स्पेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिएगा। 1 के साथ h और 1 के साथ t दोनों आएगा, है ना। 1 के साथ h और 1 के साथ t दोनों आएगा। ठीक, तो इनका पूरा हो गया, इनके बारे में मैंने लिख लिया। 2 के साथ भी h और 2 के साथ भी t आएगा। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2 के साथ h, 2 के साथ t। ओके, फिर तीसरे वाले में क्या आएगा देखिए, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, है ना। तो 3 के साथ क्या क्या ऑर्डर पे बनेगा, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। 4 के साथ बनेगा हेड, या तो 4 के साथ बनेगा टेल। 5 के साथ बनेगा हेड, 5 के साथ बनेगा या तो टेल। फिर कह रहा है कि 6 के साथ या तो 1 बनेगा, 6 के साथ या तो 2 बनेगा, 6 के साथ या तो 3 बनेगा, 6 के साथ या तो 4 बनेगा, 6 के साथ या तो 5 बनेगा, या तो 6 के साथ 6 बनेगा। ये हमारा सैंपल स्पेस बन के रेडी हो गया है। ठीक है, इसी तरह से आपको बनाना पड़ेगा सैंपल स्पेस। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन सोज अ टेल। तो मतलब यहां से हमें ई के बारे में मालूम चल गया, कॉइन सोज टेल, कॉइन सोज टेल। ठीक, कॉइन जो है वो टेल शो कर रहा है, गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई सोज अ 3। ठीक, तो हमें गिवन क्या है, यानी एफ क्या गिवन है कि एट लीस्ट 1 डाई सोज 3। ठीक है, एक डाइस पे 3 आना चाहिए। तो मुझे बताइए ई का सैंपल स्पेस कहें कैसे बनाया जाए, ई कैसे बना सकते हैं। कॉइन सोज टेल, तो कब कब कॉइन जो है वो टेल शो कर रहा है, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे और कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे 4 जगह कॉइन जो है वो टेल शो कर रहा है। तो 1, t, 2, t, 4, t, 5, t। ओके, अब हमें एफ मतलब क्या चाहिए कि एक डाइस पे कम से कम 3 आना चाहिए। एक डाइस पे कम से कम 3 आना चाहिए, चाहे वो पहला डाइस हो चाहे दूसरा डाइस हो। तो कब कब 3 आ रहा है आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, यहाँ पे, उसी तरह यहाँ पे आ रहा है, बस इतने जगह आ रहा है 3। ठीक है, तो 3,1 में 3 आ रहा है, देख सकते हैं 3,2 में भी 3 आ रहा है, उसी तरह 3,3 में भी 3 आ रहा है, 3,4 में भी 3 आ रहा है, 6,3 में भी 3 आ रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे प्रोबेबिलिटी ई बाई एफ की निकालनी है, इसका मतलब होता है ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई एफ। मुझे एक बात बताइए, ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट्स आएंगे।
आपको क्या इन दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ई इंटरसेक्शन एफ के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, यानी 0 एलिमेंट्स होंगे, तो ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी भी तो 0 हो जाएगी। और एक बार ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी 0 हो गई तो नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ कुछ भी रहे आंसर तो 0 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको पहले सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा और हर बार आपको किसी तरह ई और एफ के बारे में पता करना पड़ेगा। ई मतलब जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एफ मतलब जो हमें कंडीशन गिवन है, तो गिवन क्या था, दिस। ठीक है, और उसके बाद आपको ये और ये रोस्टर फॉर्म में करके आंसर निकाल लेना है। 16th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए की प्रोबेबिलिटी हाफ है, बी की प्रोबेबिलिटी 0 है, ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। ठीक है, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी देखा जाए तो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक, तो अगर बी की प्रोबेबिलिटी 0 है मतलब नीचे तो 0 आएगा, नीचे तो 0 आएगा, और ऊपर कुछ भी आए नीचे 0 आ गया, इसका मतलब अनडिफाइंड। ठीक है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला। 17th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ए और बी इवेंट्स हैं सच दैट पी ऑफ ए बाय बी इक्वल्स टू पी ऑफ बी बाय ए। तो आपको क्या निकालना है, देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से। कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इक्वल है प्रोबेबिलिटी बी बाय ए की। दोनों का फॉर्मूला लिख दीजिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। और ये से ये कट जाएगा क्योंकि दोनों एक ही चीज है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन एक ही चीज है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें मिलेगा क्या, 1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू 1 बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अब इसको 1 में मल्टीप्लाई कर दें, इसको इस 1 में मल्टीप्लाई कर दें, हमें मिलेगा पी ऑफ ए इक्वल्स टू पी ऑफ बी। ठीक, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, डी वाला। ठीक, तो मैंने टोटल 17 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी पूछ सकते हैं।